लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 1 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शंकर मंगलम विश्वेश्वर शर्मा के परिवार में बुधवार और शुक्रवार के बीच भला ऐसा क्या घट गया है। हो सकता है कि इसका मूल कारण रवि का वो पत्र हो जो पेरिस से लिखा गया था। पंडित विश्वेश्वर शर्मा इस बीच जाने क्या क्या सोच गए थे, पर अब क्या करेंगे वे। बेटे की इस जिद को कैसे मान लें वो। लोग बाग भला क्या कहेंगे। ऐसी ही जाने कितनी ऊल जुलूल बातें जेहन में घूम गईं। अब तो उन्हें लगता है रवि को पेरिस भिजवाकर भूल की। वेणु काका की सलाह पर अखबारों में जो वैवाहिक विज्ञापन देना चाहते थे उसकी तो अब जरूरत ही नहीं रही। साहबजादे ने कुछ गुंजाइश बचा रखी हो तब ना। सब कुछ तो खत्म हो गया है अब। इसी शुक्रवार की ही तो बात है। स्थानीय संवाददाता विज्ञापन लेने आया तो वे सफाई से टाल गए। बोले फिर देख लेते हैं, ऐसी भी क्या जल्दी मची है। अपना कहा खुद को झूठ लगा, जबकि बुधवार को उसे खुद ही कहलवा भेजा था। सारा हिसाब भी लगा लिया था, पर शुक्रवार के आते आते सब कुछ पलट गया। एजेंट भी बेचारा दुखी हो गया होगा, उसका कमीशन जो मारा गया। ये एजेंट आसपास के शहरों से विज्ञापन बटोर कर भिजवाया करता। खैर नुकसान तो हो ही गया उसका। वेणु काका से पूछकर ही तो तैयार किया था वो वैवाहिक विज्ञापन। कितनी आकर्षक पंक्तियां गढ़ी थीं उन्होंने। यूरोप के शहर में कुछ वर्ष तक रहकर स्वदेश लौट रहे उच्च शिक्षा प्राप्त 32 वर्षीय कौशिक गोत्रीय युवक के लिए वधू की आवश्यकता है। सुंदर सुशील और मृदु भाषणी कन्या के माता पिता संपर्क करें। लड़की कम से कम BA पास हो। फोटो सहित पूर्ण विवरण भेजें। एक प्रति पेरिस भी भिजवाई गई। वेणु काका की ही सलाह पर तो भिजवाया था। वेणु काका के बेटा सुरेश पेरिस स्थित यूनेस्को में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। सुरेश पहले UNO न्यूयॉर्क में था, फिर तबादले पर पेरिस चला आया। तब से पेरिस में सपरिवार रहता रहा था। जाने कितनी बार लिखता रहा वेणु काका और उनकी बेटी को। 4-5 महीने पहले तो हवाई टिकट ही भिजवा दिए थे। वेणु काका और उनकी बिटिया को हार कर जाना ही पड़ा। वे लोग लौटे तो विश्वेश्वर शर्मा के पास रवि की खबर भी लाए। वेणु काका ने जब सारी बातें बताईं, शर्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। हालांकि वेणु काका ने सूचना देते वक्त पूरी सतर्कता बरती थी। उसमें शिकायत का लहजा कतई नहीं था। मैं तो खालिस तुम्हें आगाह करना चाहता था। अब गुस्से में उसे उल्टा सीधा कुछ मत लिख बैठना, समझे। आजकल के लौंडों को लिखते वक्त भी खूब सोचना पड़ता है। कहीं ये मत लिख बैठना कि काका कह रहे थे कि वहां किसी फिरंगिन के चक्कर में पड़े हो। बस इतना लिखना कि इस बार छुट्टियों में जब घर आओगे तो सोचता हूं तुम्हारा ब्याह कर दूं। देखते हैं क्या उत्तर आता है। शर्मा जी ने 2 सप्ताह पहले इसी आशय का एक पत्र डाल दिया था। बृहस्पतिवार की सुबह बेटे का एक संक्षिप्त पर तीखा उत्तर आ गया। इन्हें लगा जैसे रवि ने हड़बड़ी में उत्तर दिया है। बाऊजी, वैवाहिक विज्ञापन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे रोक लीजिए। मैं जानता हूं वेणु काका और दीदी ने यहां का सारा समाचार आपको दे ही दिया होगा। मैं नहीं जानता कि आपने सब कुछ समझ बूझकर लिखा है या फिर अनजाने में ही लिख डाला है। मेरा उत्तर यही है और रहेगा। कैमिल से मैं प्यार करता हूं, वो भी मुझसे प्यार करती है। उसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये सच है। मुझे लगता है अगर कैमिल को मैं सुविधा के लिए कमली कहूं तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। वो भी भारत आना चाहती है और आप लोगों से मिलना चाहती है। इस बार मैं कमली को साथ लाना चाहता हूं। लक्ष्मी सा चेहरा है उसका, सोने सा रंग। अम्मा से कहिएगा कि उसके लिए चांद सी बहू ला रहा हूं। कमली भी अम्मा से बहुत कुछ सीखना चाहती है। मुझे भरोसा है आप या अम्मा उसे कुछ नहीं कहेंगे। समझ लीजिए, ये मेरा अनुरोध है। याद है बचपन में आप जब मुझे संस्कृत भाषा पढ़ाया करते थे तो गांधर्व विवाह की परिभाषा स्पष्ट करते हुए आपने कहा था कि जिस विवाह में न देने वाला हो न लेने वाला, पर 2 व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को चाहें, तन और मन दोनों से एकाकार हों, वही गंधर्व विवाह है। आपने ये भी कहा था कि ये विवाह सर्वश्रेष्ठ होता है। आज मैं वो सब आपको याद भर दिलाना चाहता हूं। यहां बैठे बैठे मैं इस वक्त आपकी और अम्मा की मनः स्थिति का अंदाजा लगा सकता हूं।
कुमार की पढ़ाई कैसी चल रही है? पारू को मेरा प्यार पहुंचा दीजिए। कहिए कि उसकी फ्रेंच भाभी उनसे मिलना चाहती हैं। वेणु काका और बसंती दी को मेरी याद कहें। बसंती यहां कमली से खूब घुल मिल गई थी। मेरे आने की सूचना उन्हें भी दे दें। शर्मा जी ने इस पत्र को जाने कितनी बार दोहरा डाला होगा। कामाक्षी अलग से जान खाती रही। ऐसा क्या लिख दिया है उसने? हमें भी तो कुछ बताइए। तुम चुपा जाओ। अब साफ साफ बता दूं तो सारा मोहल्ला इकट्ठा कर डालोगी। फिर छोड़ो, मुंह मत खुलवाओ। तो क्या आप सोचते हैं मैं चिट्ठी पढ़वा नहीं सकती? अरे पारू से पढ़वा लूंगी, नहीं तो शाम को कुमार आएगा, उसी से पढ़वा लेंगे। उन्होंने पत्र को संदूक में बंद कर दिया। संदूक की चाबी अंटी में ही बंधी रहती है। वैसे कामाक्षी उनके इस दो टूक जवाब से ही कुछ अंदाजा लगा चुकी होगी। कहने को कह भी देते, पर इधर वो कुछ ऊंचा सुनने लगी है। एक बार तो ऊंची आवाज में कहना शुरू किया था, फिर जुबान काट ली थी। खैर, कामाक्षी ने भी जिद नहीं की, ये अच्छा ही हुआ। शंकर मंगलम का अग्रहारम आम अग्रहारों की तरह ही है। आपसी खींचातानी, उठापटक, बैर भाव, ईर्ष्या द्वेष सब है वहां। बुजुर्गों की पुरातन कट्टरता, जातिगत भेदभाव, नए लड़कों का शहर की ओर पलायन, दलगत राजनीति, खेत खलिहान के झगड़े, आगजनी, सब कुछ वैसा ही है जैसा किसी भी गांव में होता है। यूं आज का आम भारतीय गांव पुराने मूल्यों का पक्षधर भी कहाँ रहा। नए मूल्यों के प्रति सहजता भी नहीं रहती वहां। न पुराने का मोह छूट पाता है, न नए बदलते मूल्यों को ही वे अपना पाते हैं। लिहाजा एक त्रिशंकु की सी स्थिति बनी रहती है। धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, लालच ईर्ष्या, चोरी दोस्ती, जुएबाजी, पूजा पाठ, तंबाकू कथा पुराण, गरीबी संपन्नता, ऐसी कितनी ही बेमेल बातों का पिटारा है ये गांव। यही क्यों, शायद हर गांव। और फिर यदि गांव उपजाऊ क्षेत्र में हो तो फिर पूछना ही क्या। एक के बाद एक समस्याएं, कोई अंत ही नहीं। शंकरमंगलम की जमीन बेहद उपजाऊ है। तिस पर अगस्त नदी कभी सूखने का नाम नहीं लेती। सोना उगलने वाली धरती। गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीने वालों में वेणु काका के बेटे सुरेश का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हालांकि इस गांव के कई लोग अच्छे उद्योगों में लगे हैं, कुछ ऊंचे सरकारी ओहदों पर हैं, कुछ एक कंपनी के प्रबंधक भी हैं, पर सुरेश के बाद शर्मा जी का बेटा रवि ही है जिसे सम्मान हासिल हुआ है। 4-5 वर्ष पहले रवि ने जब इस नौकरी के लिए आवेदन भिजवाया था तो उसे कल्पना भी नहीं थी कि वो नौकरी उसे मिलेगी। फ्रांस स्थित एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ इंडियन स्टडीज एंड ओरिएंटल लैंग्वेज डिपार्टमेंट के रिक्त पद के लिए वो विज्ञापन इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की ओर से दिया गया था। अनिवार्य योग्यताओं में पीएचडी के अतिरिक्त तमिल, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच के विशेष ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया गया था। रवि के पास ये तमाम योग्यताएं थीं। 1 साल की बेकारी में उसने फ्रेंच की कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया था। वही डिप्लोमा तब काम आ गया। दिल्ली में हुए इंटरव्यू में कुल 6 लोग आए थे। 2 तो उम्र की वजह से रह गए। बाकी बचे हुए लोगों में किसी को फ्रेंच का ज्ञान नहीं था, किसी को संस्कृत का, सो खारिज कर दिया गया। बाजी मार ली रवि ने। शुरू में शर्मा जी हिचकिचाए, पर जो मासिक आय वहां मिल रही थी उसकी तो कल्पना तक भारत में नहीं की जा सकती थी। लिहाजा बेटे को भिजवाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। रवि की विदेशी नौकरी का संक्षिप्त इतिहास यही है। शर्मा जी ने आज की इस समस्या पर विचार करते हुए इस इतिहास को भी मन ही मन दोहरा डाला। उन्हें लगा कि इससे पहले कि वे कोई निर्णय लें, वेणु काका से सलाह करना जरूरी है। रवि का पत्र लेकर वे काका के घर चले गए। काका घर पर नहीं थे। बसंती बैठक में ईब्स वीकली पढ़ रही थी। शर्मा जी को देखते ही उठ खड़ी हुई। आइए काकू, बाबा बाहर गए हैं, लौटते ही होंगे, बैठिए। ठीक है बिटिया, बाबा को आने दो, पर तुमसे भी बातें करनी है कुछ जरूरी। बस अभी आई, मां से कहकर पहले कॉफी तो बनवा लूं। कॉफी के चक्कर में काहे पड़ गई बिटिया, हम तो बस अभी पीकर आए हैं। तो क्या हुआ, मुझे भी पीनी है, तो आप क्या साथ नहीं देंगे? अरे क्यों नहीं, तू कहे और मैं न मानूं। बसंती हंसती हुई भीतर चली गई। काकी कभी सामने नहीं पड़ती। गांव की आदत अभी भी बरकरार है। बसंती और काकी के बीच एक पूरी पीढ़ी का अंतराल है। काकी शर्मा जी के सामने कम ही पड़ती, पर बसंती
शर्मा जी के सामने बैठती ही नहीं, बल्कि उनसे किसी भी विषय पर धड़ल्ले से चर्चा करती, हंसती, बतियाती। क्यों काका, रवि का कोई पत्र आया? हाँ बिटिया, इसी पर बात करने आया हूं। कहिए काका, क्या लिखा है? शर्मा जी ने रवि का पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। बसंती ने पत्र पढ़कर उन्हें लौटा दिया। कमली सचमुच बहुत प्यारी लड़की है। ये वाक्य उसकी जुबान तक आते आते रुक गया, पर जाने क्या सोचकर अपने को रोक लिया। पता नहीं काका कैसी मनाह स्थिति में यहां आए हों। जल्दबाजी में कुछ कह देना बुद्धिमानी नहीं। भीतर से काकी ने आवाज लगाई। बसंती 2 गिलासों में कॉफी ले आई। दोनों ने चुपचाप कॉफी पी। इस बीच कोई बातचीत नहीं हुई। शर्मा जी ने ही बात शुरू की। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ऐसा क्या गलत हो गया काका? अब और क्या बाकी रह गया? देखिए काका, मेरी मानिए, चुपचाप दोनों को लिख दीजिए कि वे यहां आ जाएं। मैंने और बाबा ने तो वहीं भांप लिया था। हमें लगा कि आपको किसी तरह का संदेह न रह जाए, इसलिए वैवाहिक विज्ञापन वाली बात सुझाई थी। अब तो रवि ने स्वयं ही सब कुछ स्वीकार कर लिया है। क्यों बिटिया, बुरा न मानो तो एक बात कहूं? क्या है काकू? कुछ लोग कहते हैं कि ये फिरंगने पैसे के लालच में हिंदुस्तानी लड़कों को फंसाती हैं, फिर पैसे झटक कर चलती बनती है। तुम तो उस लड़की को जानती हो, मिली भी हो। रवि यहां आए, हमें इसमें कौन ऐतराज हो सकता है? यहां आ जाए तो उस लड़की से बातें करके देख लेना। क्या बात करूंगी काकू? वही पैसे वाली बात, और कौन सी? शायद आप गलत समझ रहे हैं। कमली वैसी लड़की नहीं है। रवि पर तो जान देती है वो लड़की। पैसा तो उसके लिए मामूली बात है काका। वो करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। पेरिस और फ्रेंच रिवेरों में उसके पिता के कई होटल हैं, लाखों के वाइन यार्ड हैं। अपने शंकर मंगलम जैसे 10 शंकर मंगलम वे खड़े खड़े खरीद डालें। शर्मा जी चुप लगा गए। समझ में नहीं आया क्या कहे। कुछ देर के मौन के बाद फिर बोले, तुम्हारा भाई भी तो वही है ना? उसे लिखकर देखें, क्या कुछ हो सकेगा? आखिर आप चाहते क्या हैं काका? सोच रहा था कि उनके रवाना होने के पहले ही सुरेश उन लोगों से मिल लेता। तुम ही बताओ बिटिया, ये कैसे संभव हो सकता है? मेरी तो समझ में ही नहीं आता काका कि मैं आपको क्या जवाब दूं। इस समस्या पर उनका दृष्टिकोण बिल्कुल दूसरा होता है। जो लोग यहां से जाकर वहां बस गए हैं, उनमें भी यही उदारता, परसिसिवनेस आ जाती है। अगर सुरेश को इसके बारे में बता भी दिया जाए तो वो तुरंत कहेगा, ये तो अच्छी बात है, रवि बहुत भाग्यशाली है। ऐसा है काका कि इस समस्या को आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो उनकी समझ से परे है। अगर वे समझ भी लें तो उनकी दुनिया की मान्यताएं अलग हैं काका। पर बिटिया, लोग बाग क्या कहेंगे? थूकेंगे नहीं हम पर कि शंकर मंगलम व्याकरण शिरोमणि कुप्पू स्वामी शर्मा का पोता फिरंगिनी को भगा लाया? हमारे संस्कार, हमारी परंपरा, सब कुछ कैसे छूटे बिटिया? कल हमें कुछ हो जाए तो क्रियाकर्म भी तो उसी को करना है ना। इतने में ही वेणु काका भीतर आ गए। अरे शर्मा जी, आइए। शर्मा जी ने सविस्तार सारी बातें फिर से बताई, पत्र भी पढ़वा दिया। वेणु काका हंस दिए, बोले, वाह पट्टा, क्या खूब याद दिला रहा है गंधर्व विवाह की। शर्मा जी ने सहमते हुए सुरेश के माध्यम से अपने बेटे का मन टोहने का सुझाव भी दिया। नहीं शर्मा, यह असंभव है। वहां तो कोई भी किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। सुरेश तो शादी ब्याह के बाद दिल्ली से वहां पहुंचा था, पहले न्यूयॉर्क रहा, फिर पेरिस। अगर वो भी वहां छड़ा ही गया होता तो हो सकता है मेरी स्थिति भी तुम्हारी जैसी हो गई होती। हो सकता है एक अमेरिकी या फ्रेंच बहू होती और मैं विरोध तक न कर पाता। वेणु काका तो शर्मा जी का बोझ कम करना चाहते थे। वे शर्मा जी के भीतर की शंका, उनका भय बखूबी समझ रहे थे। शर्मा जी का परिवार वैदिक कर्मकांडी पंडितों का रहा है। शर्मा जी स्वभाव से भले ही अच्छे हों, पर हैं दकियानूस। बचपन में ही वेदों शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे। पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों का अध्ययन उनके यहाँ होता रहा था। गांव के कई धार्मिक नैतिक मसलों पर शर्मा के परिवार की ही सलाह ली जाती। उत्तरी दक्षिणी और बीच के मोहाल में अद्वैत मठ के आचार्य के विशेष प्रतिनिधि थे। इस कारण उनकी प्रतिष्ठा जो थी सो थी ही। साथ ही श्रीमठ के लिए दान आदि जुटाने का काम भी उन्हें ही सौंपा गया था। बेटे के इस विवाह का प्रभाव उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ेगा, ये वो समझ रहे थे। वेणु काका की समझ में बात आ गई। मैं तो सोच रहा था कि किसी तरह इसे रोक लूंगा, तभी तो मैंने इस पत्र के बारे में किसी से चर्चा नहीं की।
अब तो काकू ऐसा सोचना ही छोड़ दो। कमली को अब अलग करके देखना नामुमकिन है। जब मैं पेरिस में कमली से विदा ले रही थी तो उसने बहुत प्यार से एक एल्बम भेंट में दी थी। अगर आप बुरा ना माने तो दिखा दूं। भीतर की तमाम नफरत के बावजूद कहीं न कहीं उस फिरंगिन को देखने की इच्छा तो थी ही। बेटे की पसंद को वे देखना भी चाहते थे, पर अपनी इस प्रबल इच्छा को कैसे प्रकट करते, लिहाजा चुप्पी साध गए। अरे काकू को दिखा दो ना, देख लें वे भी, वेणु काका बोले। फिर शर्मा को देखकर मुस्कुरा दिए। शर्मा सोचो तो, मन में अगर थोड़ा भी छल कपट होता तो क्या वो एल्बम भेंट में देते? फ्रेंच लोग होते ही हैं इतने आत्मीय। और आपकी रवि की ये जो कमली है ना, अद्भुत लड़की है। उससे तो दिन भर बातें की जा सकती हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, फ्रांस इज नॉट अ कंट्री बट एन आइडिया। उस पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। वेणु काका के मुंह से कमली की प्रशंसा सुनकर शर्मा जी सोचने लगे। बसंती ने भी खासी तारीफ ही की थी, अब काका भी। शर्मा जी को एक बात साफ समझ में आ गई, कमली और रवि को अलगाने में इन लोगों से कोई मदद उन्हें नहीं मिल सकती। उन्हें याद आया कि काका बातों बातों में रवि की वो कहते हुए अटक गए थे। शायद पत्नी कहना चाहते रहे हों और उनका लिहाज कर रुक गए हों। क्या पता वहां ये लोग अंगूठी वंगूठी बदल कर पति पत्नी ही बन गए हों और यहां ये टापते ही रह जाएं। बसंती ने एल्बम लाकर दी। पहला चित्र बर्फ पर फिसलते रवि और उस फिरंगिन का था। बसंती ने कहा, यह चित्र स्विट्जरलैंड का है, जब वे दोनों वहां घूमने गए थे। शर्मा जी, फोटो देखकर ये मत समझ लें कि लड़की सिर्फ घूमने फिरने वाली तितली है। आप सारे यूरोप छान डालें, ऐसी बुद्धिमान लड़की नहीं मिलेगी। फ्रेंच के अलावा जर्मन अंग्रेजी भी जानती है। रवि से संस्कृत तमिल और हिंदी भी सीख रही है। शर्मा ने अगला पृष्ठ पलटा। ये वेनिस में लिया गया है। इटली में इसे तैरता शहर कहते हैं। पेरिस से जनेवा, रोम, सभी स्थानों को रेल से ही जाया जा सकता है। बाबा के साथ मैं भी गई थी। पता है काकू, वे लोग रोम को रोमा कहते हैं। अगला पृष्ठ। शर्मा जी की उंगलियां कांपने लगीं। वेणु काका उन्हें उत्साहित करने लगे। पेरिस में जब मैं उससे सौंदर्य लहरी की चर्चा कर रहा था तो मुझसे जाने क्या क्या सवाल करने लगी, पर मैं ठहरा निपट अनाड़ी। मैंने तो कह दिया कमली से कि भाई ये सब अपने भावी ससुर से पूछ लेना, वे संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं। क्यों, रवि ही बतला देता? शर्मा जी की आवाज में कटुता थी। वेणु काका हतोत्साहित नहीं हुए। शर्मा जी के मन की कटुता को दूर करने की एक कोशिश और की। कमली की विनम्रता सौम्यता देखकर तो शक होता है कि क्या सचमुच वो इतने बड़े बाप की बेटी है। इतना प्यारा स्वभाव है उसका। शर्मा जी ने खटाक से एल्बम बंद किया और उठ गए। मन ठीक नहीं है, किसी दिन फिर आऊंगा कहकर चलने लगे। बसंती और काका ने उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर बिठाया। पंडित जी को लगा इस मामले में रवि को वेणु काका और बसंती का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्हें शांत करने के लिए बातों का रुख बदलना जरूरी लगा। वेणु काका ने कहा, नहरिया के पास वाले नारियल के बाग को बटाई के लिए उठाया या नहीं? इस साल लगता है नारियल, आम और कटहल की अच्छी उपज रहेगी। ना, अभी कहीं बात जमी नहीं। अच्छा आदमी नहीं मिला। ना हुआ कुछ तो सोचता हूं एक चौकीदार रख लूंगा और खुद काम देख लूंगा। और वे मठ वाले खेत, इनका क्या करेंगे? अब उसके लिए तो किसी से बात तय करनी ही होगी। खेती की बात और है, बागों की और। खेत बटाई में आसानी से उठ जाएंगे। दक्खनी मोहल्ले के शंकर सुमन ने सुना है बिटिया के ब्याह के लिए खेत समेत बाग भी बेच डाले। कुछ पता है? हाँ, सुना तो मैंने भी है। थोड़ी देर इधर उधर की बातों में शर्मा जी को लगाकर वेणु काका ने पुरानी बात फिर छेड़ दी। आप गुस्से में रवि को उल्टा सीधा मत लिखिए, खुले मन से काम ले लो फिर। वैसे आप समझदार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप तो महापंडित हैं, ज्ञानी हैं, पर आप मेरी समस्याओं के बारे में भी तो सोचिए। मुझे तो गांव वालों और मठाधिकारियों को भी तो जवाब देना होगा, और लोगों की तरह मैं सीना फुलाकर नहीं चल सकता। ये मत भूलिए काका कि रवि के अलावा भी मेरे 2 बच्चे और हैं। गांव वालों के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। कोई धर्म कर्म की बात हो तो कोई साथ नहीं देता, पर एक आदमी पर थूकना हो तो साले सब एक हो जाएंगे। अच्छी बातें तो समझ में नहीं आएंगी, बुराइयों को उछालेंगे। बाज वक्त तो अच्छी बातें भी उन्हें बुरी नजर आती हैं। ऐसे लोग हैं कि बस। तुम्हारी बात से मैं इनकार नहीं करता शर्मा, पर रवि का मन, उसे क्यों दुखाएंगे आप? फूल सा मन है उसका।
शर्मा जी चुप रहे, एल्बम को उठाकर फिर पलटने लगे। वेणुकाका बसंती को देखकर आंखों में ही हंस दिए। बसंती ने अपनी कमेंट्री फिर चालू कर दी। ये जनेविया की झील है, किनारे पर घंटों खड़े रहो, वक्त का पता ही नहीं चलता। मुझे ये जगह बहुत पसंद है काकू। एक बाग का चित्र था। बड़े बड़े फूलों वाले बाग में कमली और रवि दोनों ही थे। ये फूल कौन सा है बिटिया? इतना बड़ा और इतना सुंदर। इसे ट्यूलिप कहते हैं। हॉलैंड में बहुत होते हैं काकू। वहां तो इसके फूलने के मौसम में ट्यूलिप उत्सव ही मनता है। अगला पृष्ठ। ये क्या है? कोई खंडहर लगता है। महल का चित्र है क्या? अग्रोपोलिस है। ग्रीस की राजधानी एवेंस में ये मशहूर स्थल है। मतलब ये हुआ कि दोनों पूरा यूरोप घूम आए। अकेले ही तो घूमे होंगे वहां, क्यों? वेणुकाका और बसंती समझ नहीं पा रहे थे कि पंडित जी का ये प्रश्न सहजता से भरा था या वे कुछ उगलवानी की चालाकी पर उतर आए थे। एक सधे हुए नाविक की तरह उन्हें बातचीत की नाव आगे धीमे धीमे खींची पड़ी। शर्मा जी के गुस्से का झंझावत कभी भी उठ सकता था। पंडित शर्मा जी फिर कहीं उठकर न निकल पड़े, इसकी पूरी सतर्कता बरती जा रही थी। आशा के विपरीत रवि की बातचीत पंडित जी ने स्वयं छोड़ दी थी, पर क्या पता बातचीत का रुख किस ओर निकल जाए। ये खटका उन्हें लगातार बना रहा। यही वजह थी कि कुछ प्रश्नों से वे कतरा रहे थे, पर उन्हें लगा वे बच नहीं सकते। पंडित जी बातचीत के इसी ओर आगे बढ़ना चाहते थे। उन्हें देखकर बोले, चलो ये मूर्खता कर बैठा मान लिया, पर उसका परिवार, उसके घरवाले नहीं मना करते। आप ही तो कह रहे थे कि उसका बाप करोड़पति है। काका, वहां के लोग रोकने का अधिकार नहीं रखते। पढ़े लिखे युवकों को अपनी जिंदगी चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। वहां तयशुदा शादियां, जिन्हें माता पिता तय करते हैं, बहुत कम होती हैं। तुम तो कह रही थी कि वो करोड़पति बाप की बेटी है, तो उन्हें क्या अपनी इज्जत हैसियत का भी ख्याल नहीं? वे यहाँ के धनिकों की तरह नहीं होते। उन्हें 24 घंटे अपने पैसे का गुमान नहीं रहता। पैसे वहां सुविधा भोग के लिए है, वरदान नहीं। कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने नीग्रो लड़कों से प्रेम विवाह किया है। ऐसी शादियों का भी विरोध नहीं होता। ऐसी शादियां परिवार में मनमुटाव नहीं लाती। वहां दुराव छिपा जैसा कुछ नहीं है। लड़कियां इतनी साहसी और ईमानदार होती हैं कि प्रेमी को ले जाकर माता पिता के सामने खड़ा कर दें। कमली तो इंडियन स्टडीज फैकल्टी के अंतर्गत रवि से इंडोलॉजी पढ़ रही थी। वहीं से वो रवि को चाहने लगी। ये बात उसने खुद मुझे बताई थी। अब कोई कुछ भी कह ले, क्या होगा इससे बिटिया? मेरी तो मति मारी गई थी। ना भेजता इस लौंडे को फ्रांस, ना ये दिन देखना पड़ता। कमाल करते हैं शर्मा जी। थोड़ी देर बाद कहेंगे कि काश इसे पैदा ही न किया होता। वेणुकाका हंस दिए धीमे से। कुछ देर के मौन के बाद शर्मा जी ने ही बातों का सूत्र फिर से जोड़ दिया। अब आप लोग ही बताइए क्या करना होगा मुझे। इस पत्र का उत्तर दूं या न दूं? मैं नहीं चाहता कि वे यहां आए। अब ना कहने की भी हिम्मत नहीं पड़ती। अरे, पेट जाए बेटे को भला कोई आने से रोकता है क्या? अब ऐसा उसने क्या कर डाला कि आप बेहाल हो रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ काका, अब लगता है हो जाऊंगा। आप ऐसी उल जुलूल बातें क्यों करते हो शर्मा जी? ईश्वर की कृपा से आपको कुछ नहीं होगा। जो होगा उसकी इच्छा से ही होगा। बस इतना अनुरोध जरूर करूंगा कि कुछ दिनों के लिए मन शांत रखें। वेणुकाका ने प्यार भरे स्वर में कहा। रवि बहुत दिनों के बाद लौट रहा है, आप अपना मन शांत कर लें। हमारी भारतीय परंपरा परिवार के बंधनों को महत्व देती है। इस बात की तारीफ वे लोग करते हैं। हम संयुक्त परिवार की बात कहते हैं। ये बंधन, ये आपसी स्नेह उन लोगों के लिए अपूर्व अनुभव है। उनके सामने बाप बेटे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे तो सोची कैसा लगेगा। वे लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि बसंती ने सड़क की ओर देखते हुए कहा, काकू, पारू शायद आपको ढूंढती हुई आ रही है। शर्मा जी ने सड़क की ओर देखा। बसंती बाहर निकल आई। बाऊ भूमिनाथपुरम वाले मामा जी आए हैं। कह रहे थे लगन पत्र तैयार करना है, 1 घंटे में आकर ले जाएंगे। कौन, रामास्वामी? अरे हां, भूल ही गया था। आज संध्या भूमिनाथपुरम वरीच्छ में जाना है। तो क्या हुआ? यहां से भूमिनाथपुरम कौन बहुत दूर है? नदी पार ही तो है। सूरज ढलने लगे तो निकल लीजिए घर से। वेणुकाका ने कहा। शर्मा जी की लड़की पार्वती लहंगा चुनरी पहने थी। मुश्किल से 12 की उम्र होगी, पर 3-4 साल अधिक की ही लगती है। भरी हुई देह, सुंदर नाक नक्श, एकदम साफ रंग, काले घुंघराले बाल,
एक बार कोई देख ले तो दोबारा जरूर देखना चाहेगा। क्यों री, स्कूल छूट गया क्या? अभी तो छूटने में वक्त है, बसंती ने पूछा। 4-5 टीचर छुट्टी पर हैं दीदी, इसलिए आखिरी पीरियड छूट गया। बसंती ने उसे अपनी देह से सटा लिया और भीतर ले गई। इस साल इसका स्कूल फाइनल हो जाएगा। कुमार का बीए में पहला साल है। कॉलेज जाने के लिए रोज 20 मील की यात्रा करनी पड़ती है। रोज उसे लौटते 7, 7:30 हो जाते हैं। बेटी को तो नहीं पढ़ाऊंगा, बस स्कूल फाइनल कर ले फिर ब्याह दूंगा। गांव में ही कोई कॉलेज हो तो पढ़ा सकते हैं, लड़कियां बाहर पढ़ने जाएं ये कुछ ठीक नहीं लगता। फिर कस्बे के एकमात्र कॉलेज में भी लड़के लड़कियां साथ साथ पढ़ते हैं, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा, ये तो बाद की बात है। विद्या ज्ञान और विनय का संवर्धन करे ये जरूरी है। पर देखता हूं इधर विद्या अज्ञान और उद्दंडता को ही बढ़ाती है। हर एक छात्र अपने को फिल्मी नायक समझने लगा है और छात्र अपने को नायिका से कम नहीं समझती। आप ही बताइए गलत कह रहा हूं? पर आपकी बात सुनने वाला यहां है कौन? लोग आपको दकियानूस कहकर माखौल बनाएंगे। बस यही तो नहीं होता, बस आप ही ऐसा कहते हैं। हमारे यहाँ पुस्तकालय के इरेमुडी मणि है ना, वे भी मेरी बातों से सहमत हैं। उनका कहना है कि आज की युवा पीढ़ी भविष्य की चिंता नहीं करती, श्रम का महत्व नहीं समझती, बस नकली और क्षणिक सुख सुविधाओं में लिप्त है। वो न शारीरिक श्रम के योग्य है न मानसिक, बस एक त्रिशंकु की स्थिति में जी रहे हैं ये लड़के। ये बहुत ही घातक स्थिति है। कौन, देवशिखामणि नाडार? ये तो मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि आप दोनों के विचार एक हैं। खैर जो भी हो, हम लोगों में कई मतभेद हैं, पर कुछ मुद्दों पर दोनों की सोच एक सी है। वो ईमानदार है, परोपकारी है, एकदम पारदर्शी है, सहज और सरल। आप इतने निष्ठावान आस्तिक हैं और वो घोर तार्किक। आप उसकी इतनी तारीफ जो कर रहे हैं। क्यों, क्या नास्तिक ईमानदार नहीं हो सकते? हाँ हाँ ठीक है, आप अपनी बात भूल गए और मैं भी बातों में उलझ गया। ये आस्तिक नास्तिक वाली चर्चा फिर कभी फुर्सत में करेंगे। फिलहाल हम अपनी असली बात पर आ जाएं। शर्मा जी वेणु काका के पास आकर धीमे से बोले, इस साहबजादे ने जो गुल खिलाया है, मुझे तो लग रहा है बिटिया के लिए कहीं भी बात तय करने में मुश्किल हो जाएगी। कुमार की तो कोई फिक्र नहीं, लड़का है, शादी में विलंब भी जाए तो कोई चिंता नहीं, उसकी पढ़ाई के 2 साल अभी बाकी हैं। पर बेटी के लिए चिंता तो करनी ही होगी ना। एक परिवार में पुरुषों के द्वारा किए जाने वाली एक एक गलती की सजा उस परिवार की स्त्रियों को ही तो भुगतनी पड़ती है, तो इस पर जहां लड़कियां सयानी हों। आपने फिर वही बात उठा ली। देखिए, रवि ने ऐसा अनर्थ नहीं किया है कि आपका परिवार ही बर्बाद हो जाए। ये 20वीं शताब्दी है। इस शताब्दी में हवाई यात्रा, रेल यात्रा, चुनाव, प्रजातंत्र एवं समाजवाद की तरह प्यार करना भी उतनी ही आम बात हो गई है। पर काका, शंकर मंगलम जैसी जगह के लिए खास बात है, खासतौर पर हमारे खानदान में। अब तो लगता है पारू की पढ़ाई अधूरी ही छुड़वा दूं और झटपट कहीं बात तय कर दूं, इससे पहले कि साहबजादे फिरंगन के साथ यहां आकर नंगा नाच मचाएं। इस लौंडिया को उसके घर भिजवा दूं। ये गुड्डे गुड़ियों का ब्याह तो है नहीं, जरा सी बच्ची है, उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसका ब्याह रचा देंगे आप? क्यों यार, मन में माया मोह भी नहीं बचा? बाल विवाह कोई नई बात तो नहीं है, हमारी और आपकी शादी भी तो ऐसी ही हुई थी। तो क्या ये गलती उन लोगों के साथ भी दोहराई जाएगी? कोई मजबूरी तो है नहीं ना। मैं तो ये कह रहा था कि साहबजादे की करतूत देखकर तो यही मन में आता है कि बस बस, अब ऐसी बातें सोचना भी मत, आगे की सोचो। सबसे पहले तो उसे एक पत्र लिखो, फिर उन लोगों के ठहरने की व्यवस्था शुरू करो। क्या करूं? फ्रेंच लोगों के लिए प्राइवेसी बहुत जरूरी है। यूं तो सभी विदेशी प्राइवेसी को महत्व देते हैं, पर फ्रेंच लोगों का दिल बहुत नरम होता है। उनके तौर तरीके, उठने बैठने की नज़ाकत और नफासत देखते ही बनती है। शंकर मंगलम के अग्रहारम में बीचों बीच स्थित आपका पुश्तैनी घर तो धर्मशाला लगता है। एक ही बैठक है नीचे, ऊपरी तल्ले पर एक बड़ा कमरा, स्नान घर भी नहीं है, और तो और कुएं के पास नहाने की व्यवस्था भी नहीं है। आप और पंडिताइन दोनों ही नदी में नहा आते हैं। अब तो आपका रवि भी यहां नहाने में कतराएगा, उसको तो स्नान घर की आदत पड़ गई होगी। तो क्या अब उन दोनों के लिए नया घर बनवाऊं? शर्मा जी घबराए। मेरा मतलब ये नहीं था, ऊपर एक कमरा और बनवा लीजिए। भूल जाइए कि ये सब आप कमली के लिए कर रहे हैं। अब तो आपके बेटे के लिए भी ये सब जरूरी हो गया होगा। मेरा बेटा सुरेश 2 महीने के लिए जब आया था, तब मैंने पूरे घर की मरम्मत करा डाली थी। अगर बात झूठी लग रही हो तो चलिए दिखा देता हूं।
शर्मा जी को लेकर वेणु काका भीतर जाने लगे। पार्वती सामने पड़ गई। बाऊजी, मैं घर जा रही हूं, आप जल्दी आ जाइए। भूमिनाथपुरम वाले मामा जी आएंगे तो उन्हें बिठा लूंगी। पार्वती चली गई। बसंती, ऊपर चाबी ले आना बिटिया, तुम्हारे काकू को दिखा दे। बसंती ने चाबी ला कर दी। विदेश में जा बसा बेटा हर माह मोटी रकम भिजवाता तो है ही, पर साथ ही साथ वेणु काका की पुश्तैनी जायदाद भी अच्छी खासी है। सुरेश इकलौता बेटा है। इधर बसंती भी एकमात्र लड़की। बसंती का पति बंबई स्थित प्रतिष्ठित कंपनी में सेल्स मैनेजर है। इस कंपनी को उत्पाद वस्तुओं की खपत मध्य पूर्व देशों में अधिक है, इसलिए अक्सर इस सिलसिले में वे इन देशों के दौरे पर रहते हैं। उनका दौरा जब महीनों तक खिंचता, बसंती यहीं माता पिता के साथ रहती। विवाह के कई साल हो गए पर बाल बच्चे नहीं हुए। बेटे और दामाद दोनों की सुविधाओं का ख्याल करते हुए वेणु काका ने ऊपर कमरों में लगे बाथरूम बनवा दिए थे। ऊपर की मंजिल से नीचे आने के लिए 2 सीढ़ियां थीं। एक पिछवाड़ी उतरती थी, दूसरी आगे। बालकनी में कई गमले सजा दिए गए थे। शर्मा जी ने घूमकर कमरे देखे, फिर बोले, खैर आपकी बात और है, कभी बेटा तो कभी दामाद आना जाना लगा ही रहता है, पर यहां तो एक दिन की नौटंकी के लिए सिर मुड़ाने वाली बात हो जाएगी ना। आपने तो इधर इलायची वाला एस्टेट भी खरीद लिया है। लोग बाग इस सिलसिले में आपके पास आते जाते रहेंगे। ये तो आप जैसे लोगों के लिए है, जिनके यहाँ 4 लोगों का आना लगा रहता है। यार शर्मा, बस यही चालाकी तो रास नहीं आती। मेरी जरूरत के बारे में आपको प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो सुझाव दे रहा था, पर आप हैं कि सुन ही नहीं रहे। बसंती ने टोक कर कहा, अगर काकू को कोई आपत्ति न हो तो कमली और रवि यहीं रह लेंगे। मुझे भी बंबई लौटने में माह 2 माह लगेंगे, तब तक कमली का साथ भी दे दूंगी। आप तो कर्मकांडी आदमी हैं और काकी भी नेम अनुष्ठान छूतपात मानती है। बल्कि काकी तो इस मामले में आपसे भी 2 हाथ आगे है। अब ऐसे में आने वाले भी परेशान हों और आप भी। शर्मा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर काका ने बसंती के इस सुझाव की जी खोलकर तारीफ की। वाह, क्या सुझाव है, हमें क्यों नहीं सूझा। अच्छा है, वे लोग यहीं रह लेंगे। शर्मा जी के रुपए भी बच जाएंगे और मेहनत भी। क्यों शर्मा? शर्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सोच में डूबे हुए थे। बसंती ने झट एरोग्राम का लिफाफा उन्हें पकड़ा दिया। अब आप भूमिनाथपुरम के लिए निकलेंगे। कल डाक की छुट्टी है। एरोग्राम ना खरीदेंगे ना लिखेंगे, बस इसी में 2 पंक्तियां लिख डालिए, मैं खुद डालाती हूं। उसका स्वर अनुरोध भरा था। पहले तो वे कुछ हिचकिचाए, फिर उनका मन कुछ पिघल गया। पेन हो तो दे दो बिटिया, मैं तो लाया ही नहीं। वेणु काका ने झट कमीज की जेब से पेन निकाल लिया। शर्मा जी के भीतर का उफनता आक्रोश उनकी पंक्तियों में उतर आया। चिरंजीव रवि को आशीर्वाद तुम्हारा पत्र मिला। विज्ञापन रुकवा लिया है। तुम्हारी माँ पार्वती और कुमार मजे में है। शेष जब तुम यहां आओगे। सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दिया और लिफाफे को मोड़कर बसंती को पकड़ा दिया। गुस्से में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं लिख डाला काकू? बसंती ने हंसकर पूछा। अब पहले तू ही इसे पढ़ ले, फिर अपने बाऊ को भी पढ़वा दे। ऐसा कोई रहस्य तो है नहीं। शर्मा जी हंस पड़े। मेरे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है काकू, आपने ठीक ही कहा होगा। कह तो रहा हूं ना, तू पढ़ ले। बसंती ने लिफाफे को खोलकर पढ़ा और पिता की ओर बढ़ा दिया। पढ़कर बोले, यार जब हवाई डाक में इतना खर्च करते हो तो 4 लाइन की कंजूसी भी दिखा दी। इतनी दूर से बेटा आ रहा है तो क्या इतना भी नहीं लिख सकते कि यहां तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है? शर्मा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शर्मा जी चुप रहे। अब बाऊ, आप काकू को और परेशान क्यों करते हैं? इतना लिख दिया, यही बहुत है। वेणु काका और उनकी बेटी बसंती से जब शर्मा जी विदा लेने लगे तो काका ने पूछ लिया, तो फिर यहां उनके ठहरने के संबंध में क्या निर्णय लिया है? अपने ही गांव में अपने ही माँ बाप भाई बहन के बीच कोई लौट रहा है। अगर वो अपने ही घर नहीं ठहर सकता तो फिर जहां जी में आए ठहर ले। ऐसी सुविधाएं तो PWD के बंगले में भी हैं, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भी हैं। वेणु काका तो उन्हें देखते ही रह गए। भीतर कुछ चुभा जरूर, पर इस खींच में बेटे के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। अपने बेटे को अपने पास नहीं ठहरा पाने की तकलीफ साफ पकड़ में आ रही थी। शर्मा जी लौट गए। बसंती ये क्या कह गए? गलत क्या कह गए बाऊ? बेटे का मोह भी उनसे नहीं छूट रहा। दूसरी ओर अपने नियम अनुष्ठानों की भी चिंता उन्हें है। बस दोनों ओर से पिसे जा रहे हैं बेचारे। अच्छा छोड़ो, पहले इसे पोस्ट कराओ। यही गनीमत है कि 4 पंक्तियां लिख दी। बसंती ने लिफाफे पर पता लिखा और खुद डाकखाने के लिए निकली।
आधा रास्ता ही पार किया होगा कि सामने से पार्वती को अपनी ओर भाग कर आती हुई देख रुक गई। पार्वती हाँफती हुई उसके पास रुक गई। दीदी, बाबूजी ने कहलाया है कि ये लिफाफा आज नहीं डाले। क्यों री, क्या हो गया तेरे बाबूजी को? हमें तो कुछ नहीं पता, बस यही कहलाया है। बसंती को लगा पारू को आसानी से वश में किया जा सकता है। पारू देख, तू चाहती ना कि तेरे भैया यहां आए? हाँ दीदी, भैया को देखे 3 साल हो गए। माँ और कुमार भी उन्हें देखना चाहते हैं। तो फिर एक काम करो, बाबूजी से जाकर कह दो कि तुम्हारे पहुंचने के पहले ही मैंने ये लिफाफा पेटी में डाल दिया था। रवि को बुलवाने के लिए अभी अभी तेरे बाबूजी ने लिखा था। अब जाने क्यों मना कर रहे हैं? देख, मेरी तो समझ में नहीं आता तेरे बाबू क्या करेंगे। हो सकता है कि इस पत्र को फाड़ दें और फिर दूसरा पत्र डालें कि बेटा अब मत आओ। नहीं दीदी, आप इसे पोस्ट कर दीजिए, मैं बाबूजी से कह दूंगी। बसंती दी ने मेरे पहुंचने के पहले पोस्ट कर दिया। दोनों अपने अपने घर लौट गईं। अभी आप सुन रहे थे ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 1, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।